करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में अब चुनावी शंखनाद हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि मिशन 2023 में नित नए सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे। जनता जनार्दन भी तैयार है और इम्तिहान की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से चौकबंदी कर दी है और ये माना जा रहा है कि लगातार सियासी रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी नई रणनीति भी तैयार कर ली है। ऐसे में सबसे अहम भूमिका निभाती है मीडिया विंग। जी हाँ, किस तरह से बीजेपी की मीडिया विंग इन दिनों काम कर रही है और हिंदुस्तान के दिल एमपी में किस तरह से मीडिया विभाग को जो है एक नए तौर तरीकों से जोड़ा जा रहा है, क्या रणनीति तैयार हो रही है, तमाम बातों पर यहाँ पर प्रकाश भी डालेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कल में कौन से राजनीतिक सिनेरियो की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ इस खास सेगमेंट में एमपी न्यूज में मौजूद रहेंगे आशीष अग्रवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और बहुत जाना पहचाना चेहरा है। एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन की इमेज भी वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आशीष अग्रवाल जी को लगातार हम मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाते भी देखते हैं और अब उनकी भूमिका बहुत हद तक उभर कर आई है क्योंकि चुनावी समर अब शुरू हो चुका है। आशीष जी, पहला सवाल, सत्ता में जब कोई दल रहता है तो सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कोई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आपके लिए? देखिए, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे जी। तो जब सरकारें काम नहीं करती, निकम्मी होती हैं, नाकारा होती हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है क्योंकि जनता का उनको विरोध और नाराजगी का सामना करना पड़ता है जी। और जनता से किए गए वादों को जो सरकार पूरा करे, जनता के जीवन में जो बदलाव करे, वो सरकार प्रो इनकम्बेंसी खेलती है। और यही कारण है कि गुजरात की सरकार, गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से दोबारा बनाई। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इस देश के सबसे लंबे मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल वाले नेता हैं। और यही कारण है कि 2014 में मोदी जी को जनादेश मिला, उसके बाद 19 में प्रचंड जनादेश मिला। सारे पॉलिटिकल पंडित फेल हो गए क्योंकि जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। तो 2014 के बाद जो प्रो इनकम्बेंसी का एक दौर चला है, उससे हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों अछूती नहीं है। जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम जो किए हैं, उसका आशीर्वाद जनता ने दोनों हाथ खोल के दिया है और यही इस बार मध्य प्रदेश में होने वाला है। 51% वोट शेयर प्रो इनकम्बेंसी से होगा, ना कि एंटी इनकम्बेंसी से। चलिए, बड़ी बात है, बड़ा दावा है और एक बड़ा जवाब यहाँ पर वो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने रख रहे हैं। आशीष जी, आगे बढ़ते हैं। हम आपके बारे में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आप बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर भी हैं और ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट की तरंगों पर जब सियासी बयान जो है लगातार सोशल मीडिया पर हमले के तौर पर सामने आते हैं, ऐसे में हर बयान पर बारीक नजर रखना और कहाँ किस सीट पर कौन सा समीकरण है, उस पर अपनी मीडिया विंग की टीम को तैनात करना कितना मुश्किल, कितना आसान होता है एक राजनेता के लिए इस दायित्व को निभाना? देखिए, मीडिया विभाग में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, एक चुनौतीपूर्ण काम है और विशेषकर तब जब आप सरकार में हो। जी बिल्कुल। तो जहाँ एक और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी आपको ठीक ढंग से जनता के बीच पहुंचाने के लिए सक्रिय रहना है। विपक्ष का जो एक नैरेटिव है भ्रमात्मक, उसको भी आपको काउंटर करना है। और उसके अलावा हमारे मीडिया के साथियों की भी जो आंख खोलने वाली कई विषय होते हैं, उस पर भी अपना प्रत्युत्तर तैयार करना है। 2016-17 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रवक्ता के तौर पर दायित्व दिया जी। और मैं उस एक छोटे से सिपाही के तौर पे जिसने सदैव जो जिम्मेदारी दी उसको पूर्ण लीनता से पालन करने में जुटा रहा। ऐसे में मैं कितना न्याय उनके साथ कर पाया ये सब मेरे अधिकारी जानते हैं, पर मैंने बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करने का प्रयास किया है। और ऐसे में अब जब मुझे मीडिया विभाग के प्रभार का दायित्व दिया गया, तब से मैंने सुनिश्चित किया है कि जो मुझे एक समृद्धशाली व्यवस्था मुझे पूर्व अपने साथियों के द्वारा सौंपी गई है, ना सिर्फ मैं उसको निरंतर सुचारू रखूं, अपितु कुछ नवाचार से उसको कैसे बेहतर कर सकूं ताकि ये जो एक अभियान है 51% वोट शेयर का, उसको मीडिया विभाग के माध्यम से हम जमीन तक ला पाएं। लेकिन आशीष जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि मिशन 2023 में कांग्रेस को कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार
फेक वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है और कई ऐसे वीडियोस हैं जिसको एडिट करके जो है सोशल मीडिया पर रोजाना जारी किया जा रहा है। इसको कैसे फाइट? देखिए, ये बात ठीक है कि जब जब चुनाव आते हैं तो सुप्त अवस्था में पड़ी कांग्रेस अपने डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के साथ उतर जाती है। एक और जहां भ्रम फैलाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए वो षड्यंत्र बोते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पूरे प्रबंधनकारी निकल जाते हैं कि उनको झूठ को सही कैसे साबित करना है। पर ये जनता है, सब जानती है और इस जनता की नज़र से कुछ छुपता नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का ये जो मीडिया विभाग है और हमारे नेता है, वो इस बात को सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि हमारी योजनाएं, हमारी जो जन कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं, उसको हमने जनता तक कितना पहुंचाया ताकि हमारा हितग्राही इस बात को लेकर जागरूक रहे। और जो कांग्रेस की सरकारों ने जनता को छलने का काम किया, इसको भी गाजे बाजे के साथ हमारा कार्यकर्ता उठाता है, तो ये भ्रम भी टूटता है, ये फेक वीडियो भी टूटते हैं और सरकारों को उनके काम के लिए दोनों हाथ खोल के जनता से आशीर्वाद भी मिलता है। चलिए, बड़ी बात है, बहुत सूझबूझ के साथ जवाब भी दे रहे हैं और सियासी सवाल पर सियासी बेबाकी भी दिखा रहे हैं आशीष अग्रवाल जी। मीडिया प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भूमिका भी निभा रहे हैं। आशीष जी, आप यंग हैं और युवा जब जब किसी बात को अपने हाथों में लेता है, कमान जब युवा को दी जाती है तो उम्मीदें जागृत हो जाती हैं कि अब आने वाले दिनों में युवाओं का ज़माना आने वाला है, युवाओं का दौर आने वाला है। ये जो बड़ा विभाग जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने आपके कंधों पर दी, मूल रूप से आप ग्वालियर से आते हैं और मैंने पढ़ा है कि कहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बहुत लाडले और बहुत चहेते भी माने जाते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या युवाओं की सेना आने वाले दिनों में मीडिया विभाग के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में और नए जो है रंगरूप में नजर आएगी? देखिए, इस बात को तो कहने और मानने में कोई दो राय है ही नहीं कि इस इतिहास में जब जब बड़े परिवर्तन हुए जी, तो उसके जो कारण थे, जो कारक थे, वो युवा थे जी। जब रावण का वध हुआ तब भगवान श्री राम युवा थे। जब कंस को उस दुर्दांत आतंक से छुटकारा दिलाया गया तब कृष्ण भी युवा थे। ऐसे अनेकों और उदाहरण हैं जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो, जिसमें सरदार भगत सिंह हो, जिन्होंने हमारे युवा रहते हुए इस देश की तरुणाई की गौरव गाथा को स्वतंत्रता में संग्राम में भी बहुत स्वर्णिम अक्षरों से लिया। और भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं को मौका देती रही है और यही कारण है कि यही वो दल है जिसमें व्यक्ति सरनेम या परिवार से नहीं, अपनी क्षमताओं और अपने सामूहिक नेतृत्व की बारीक नज़र से निकल कर आता है। और ऐसे में इसी सामूहिक नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं उस हेतु उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूंगा। मीडिया विभाग में भारतीय जनता पार्टी की एक समृद्धशाली व्यवस्था रही है। आदरणीय प्रभात झा जी से लेके लोकेन पाराशर जी ने बहुत ईमानदारी से काम किया है और ऐसे में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, ना सिर्फ इस समृद्धशाली व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाना, अपितु उसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, आज वो मेरे सामने एक कार्यभार है जिसको बहुत ईमानदारी से मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ निभा रहा हूँ। 51% वोट शेयर इस चुनाव में हासिल हो, यही हमारा लक्ष्य है, जिसकी छोटी सी इकाई के रूप में मीडिया विभाग की तरफ से मैं संलग्न हूँ। हमने ऐसा पढ़ा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के भी आप बहुत खासम खास हैं, उस पर आपकी विभाग राय क्या है? देखिए, मैं ग्वालियर से आता हूँ जी और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनका विशेष व्यक्तित्व, उनकी सहजता, सरलता, उनका एक तपस्वी राजनीतिक जैसा स्वभाव जी निश्चित ही मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाला रहा है। तो मेरे पास उनके विशेष पल रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहा है और उन्होंने सदैव मुझे जो सिखाया है वो मेरी कार्यकर्ता रूप पूंजी है। पर मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष होता है कि मुझे सभी सामूहिक नेतृत्व ने निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया है, चाहे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी हो, जिनकी विशिष्ट कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता का सदैव मैं कायल हूँ, सीखता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हो, आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हो, हमारे पूर्व के अनेकों अध्यक्ष हों, इन सब का सदैव मुझे आशीर्वाद और सतत मार्गदर्शन मिला है और मुझे लगता है कि यही कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक असल पूंजी है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अनेकता में एकता की बात भी कह रहे हैं और सीधे तौर पर स्वीकार भी कर रहे हैं कि तमाम बड़े राजनेताओं के सानिध्य में रहकर जो सियासी गुर उन्होंने सीखे हैं उसकी अभिव्यक्ति का अब सही समय आ गया है। आशीष जी, आगे बढ़ते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश को अलग अलग प्रांतों में बांटें तो मालवा निमाड़ भी है, बुंदेलखंड भी है, महाकौशल भी है और मध्य भारत भी है।
क्या चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने और मीडिया विभाग की क्या रणनीति है? कैसे हर सवाल पर, हर आरोप पर जवाब आपकी तरफ से तैयार होने वाले हैं? देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं जी कि हम हर एक विधानसभा से लेके हर एक लोकसभा के स्तर पर और फिर उनके बाद इसकी बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ने वाले हैं। कोई बूथ इस बार 230 विधानसभा पे लड़ाई नहीं होगी, इस बार 64,000 बूथों पे लड़ाई होगी। और इन बूथों के लिए भारतीय जनता पार्टी की विशेष रणनीति तैयार है, हमारी बूथ समिति तैयार है, अर्ध पन्ना प्रमुख तैयार है और इनके ग्रेडेशन से लेके इनमें क्या क्या आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी का एक माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार है। मीडिया विभाग हर क्षेत्र में अपनी तैयारी के साथ बैठा है। विशेष मीडिया सेंटर संभागीय स्तर पर होंगे। भोपाल में एक संभागीय मीडिया प्रादेशिक मीडिया सेंटर होगा जो लगभग वॉर रूम का काम करेगा। हमारे प्रवक्ता साथी हर विपक्ष के उस भ्रामक जवाब को तोड़ने के लिए तैयारी से जुटे रहेंगे। हमारा मीडिया प्रबंधन विभाग प्रदेश मीडिया प्रभारी से लेकर मंडल मीडिया प्रभारी तक सब सक्रियता से इस बात पर लगे हैं कि ये जो मध्य प्रदेश को गड्ढे में ले जाने वाले लोग हैं, जो ना काम करने देते हैं ना करेंगे, उनके भ्रम को असफल करें और 51% वोट शेयर अपनी पार्टी के लिए हम जीत कर दें। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी प्रवक्ता रहे हैं उनका कोई ना कोई आइडियल रहा है। देश में अच्छे वाकशैली वाले जो चतुर राजनेता हैं वो अक्सर जो हैं उनके आदर्श बताए जाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी के आइडियल कौन हैं? किनको जो है देख करके आप इस दुनिया में आए? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आप तो कॉर्पोरेट जगत में अच्छा ऊंचा नाम कमा रहे थे, अच्छे ओहदे पर बैठे थे, लेकिन अचानक से राजनीति के इस मैदान में कूद गए। देखिए, मैं बचपन से बाल्यकाल से जी स्वयं सेवक रहा जी, तो एक वो जो रग है राष्ट्रवादी वो सदैव था। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने कुछ समय कॉर्पोरेट्स में काम किया जी, पर वो जो स्वभाव था सामाजिकता का वो मुझे निरंतर इस ओर आकर्षित कर रहा था। 2010 तक मैं ब्रांच मैनेजर रहा आईसीआईसीआई ग्रुप में। उसके बाद मैंने सामाजिकता की तरफ जब कदम बढ़ाया तो मुझे आकर्षित ही नहीं, मन को जो संतुष्टि लगी तो मुझे लगा कि यही अब मेरे जीवन का जो बचा हुआ समय है व्यतीत करने का स्थान है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये जो वरिष्ठ और समृद्धशाली नेतृत्व है जी, इसमें सदैव विभिन्न ऐसे गुण हैं जो सबको आकर्षित करते हैं। किसी में गहराई है, किसी में निर्णय लेने की तुरंत क्षमता है, किसी में एक वो योद्धा वाला गुण है। तो इन सबसे सीखते हुए, जैसे एक बच्चा परिवार में सीखता है तो कुछ गुण माता से लेता है, कुछ पिता से लेता है, कुछ अपने बड़े भाई से लेता है, कुछ दादा दादी, ऐसे परिवार के समस्त लोगों से सीखे हुए गुण एक बच्चे में होते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो किसी विशिष्ट एक व्यक्ति को बताना तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, पर हमारा जो निर्माण है हमारे सभी सामूहिक नेतृत्व को देखकर हुआ है, जिसमें सभी की विशिष्ट कुछ ना कुछ शैलियां हैं और उन सबका मिला जुला जो मिश्रण है वो मेरे जैसे कार्यकर्ता के रूप में आप सबके सामने है। आपके इस जवाब ने तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का चयन बिल्कुल ठीक है और सटीक है। निशाना जो है बिल्कुल लक्ष्य की तरफ ही आपने भेदा है। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये बदलती दुनिया की बदलती राजनीति का वो रंग है जहां पर ऐसे सशक्त अभिव्यक्तकर्ता भी हैं जो कि सीधे मायनों में जनता के सरोकार रखने वाले मुद्दों को जनता के तरीके से ही बताते हैं और सरकार के कानों तक हर जिम्मेदार बात को भी पहुंचाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, हम देख रहे थे कि जब आप मीडिया के कैमरों से घिरे थे और खासतौर पर इंदौर प्रेस क्लब के उस प्रांगण की बात करूं तो कई सवालात ऐसे आ रहे थे कि टिकट क्या फॉर्मूला क्या होगा, टिकट के क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरह से जो चयन होगा नए चेहरों का, और आप बड़ी बेबाकी से सधे हुए जवाब भी दे रहे थे। क्या सही मायनों में मीडिया विभाग के पास भी ऐसा कोई फीडबैक मांगा जाता है कैंडिडेट चयन से ठीक पहले? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष कार्यशैली है जी कि यहाँ पे बड़े से बड़ा नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भी संवाद करता है और उससे भी कुछ ना कुछ ग्रहण करता हुआ अपने निर्णयों को लेता है जी। तो मीडिया विभाग उससे अछूता नहीं है। ऐसे सभी वरिष्ठ नेतृत्व समय समय पे चर्चा कर अपने जो विशेष बिंदु होते हैं वो हमसे चर्चा करके जरूर हमारी राय लेते हैं। एक बात पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष बात यही है कि हर कार्यकर्ता जानता है कि उसकी सीमा क्या है, उसको किस सीमा तक बोलना है जी। तो ऐसे में मीडिया विभाग का जो काम है उसमें टिकट वितरण ये सब मीडिया विभाग नहीं, अभी तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड और सामूहिक नेतृत्व का विषय है जी। तो ऐसे में जो हमारे सामूहिक नेतृत्व या वरिष्ठ नेतृत्व की जो लाइन है
वही लाइन आप सबके समक्ष रखना, यही मेरा और हमारे प्रवक्ता साथियों का काम है। और मैंने कमोबेश जो कहा है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी जैसे जो हमारे प्रमुख नेता हैं, उनके मुंह से कभी न कभी कही गई बातें हैं, जिसका मैंने दोहराया है। वरिष्ठ नेताओं की लाइन ही हमारी लाइन होती है, इसमें हमें कोई मतभेद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक बार फिर सूझबूझ का जो है आपने लोहा मनवा दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लेंगे, लेकिन हम ये जानना समझना चाहते हैं कि मीडिया विभाग के प्रभारी के तौर पर आपकी ये भूमिका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रहेगी, क्योंकि राजनीति में जब आते हैं तो ये तो केवल एक पड़ाव है, मंजिल कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है। आपका लक्ष्य क्या है? अंततः हम आशीष अग्रवाल जी को क्या देश की संसद में देखेंगे या मध्य प्रदेश विधानसभा में देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये सारे निर्णय जी संगठन लेता है। संगठन अर्थात सामूहिक नेतृत्व लेता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मीडिया प्रभारी के दायित्व के रूप में कभी काम करने का अवसर मिलेगा। पार्टी ने आदेश दिया, मैं आज उस दायित्व को निभा रहा हूँ। कल पार्टी कोई और आदेश देगी, मैं उस दायित्व को निभाता दिखूंगा। हाँ, एक बात तय है कि अंतिम समय तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही बनना चाहता हूं, जो पार्टी की नीतियों को, रीतियों को क्रियान्वित करता हुआ या पार्टी के जो आदेश हैं उसका पालन करता हुआ नजर आएगा। ये मेरी भूमिका तय है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चलिए, एक सवाल का राजनीतिक वक्तव्य चाहूंगा कि इन दिनों बाबाओं का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब वो भी जो है बड़ी बड़ी कथाएं करा रहे हैं, एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हाल ही में उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा कराई और अब वो प्रदीप मिश्रा जी की कथा का पंडाल सजा रहे हैं। क्या सही मायनों में चुनावी समर में इस तरह से बाबाओं को बुला लेने से वोट मिलते हैं, और क्या इनका सही प्रतिफल भी प्राप्त हो पाता है? व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं? देखिए, भेड़ का मुखौटा लगाने से भेड़ियों का चरित्र नहीं बदल जाता। 2014 से पहले आप एक ऐसा कांग्रेस नेता बताएं जिसने खुलकर इस तरह की कथा आयोजन में अपनी रुचि दिखाई हो। 2014 के बाद आप बड़े मूर्धन्य व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि के एंटनी रिपोर्ट आई, जिसमें कांग्रेस की हार का ठीकरा इसलिए फोड़ा गया क्योंकि वो हिंदुत्व से दूरी बना चुके थे। और उसके बाद एक दौर ऐसा चला जिसमें चुनावी हिंदू शब्द निकल कर आया, इच्छाधारी हिंदू निकल कर आया, और जिसमें जब चुनाव आती है तो कांग्रेस के नेता कथा कराते हैं, चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, पर इनके जो पूर्व के किए गए पाप हैं, क्या वो अक्षम्य है? क्या वो जनता भूल गई? 1991 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार को बचाना, 2006 में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताना, उसके बाद हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना, मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताना, ये तो इनके मूल संस्कार और चारित्र के परिचायक हैं। तो आज अगर ये जनता को भ्रमित करने के लिए कोई कथा करा लेंगे तो जनता ने 2014 के बाद इस तरह के चुनावी पाखंड स्वीकारे नहीं। पर मजे की बात तो ये है कि जब ये स्वयं अपने नेताओं के ही आत्मविरोधाभास से गिर जाते हैं। आज गोविंद सिंह जी ने कुछ क्षण पहले कहा है कि उनको इस तरह की चुनावी कथा कराने वाले स्वीकार नहीं है। उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि उनको आरती करने वाले स्वीकार नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा पहले ढोंगी बता ही चुके हैं। तो कमलनाथ ऐसे में कथा कराएं और उनके ही लोग उनके बखिए उधेड़ें तो ये ना जनता स्वीकार करेगी, और कमलनाथ का नेतृत्व तो वैसे ही अप्रासंगिक हो चुका है। ये इन सब बयानों से तय हो चुका है। एक और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि आपकी सरकार लेकर आई है, और मुख्यमंत्री लाडली बहनों के लाडले भैया बन गए हैं। राखी का त्यौहार बहुत करीब है और बताया जा रहा है कि इसकी राशि में इजाफा होने वाला है। क्या सही मायनों में राजनीतिक दृष्टि से ये मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी? व्यक्तिगत क्या राय है आप? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी योजना को सामाजिक कसौटी पे कसा जाना चाहिए, राजनीतिक कसौटी पे बाद में कसी जाती है। और सामाजिक कसौटी पे मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को प्रति माह 1000 रुपए देना उस सामाजिक इकाई के सशक्तिकरण का काम है जिसको हम परिवार कहते हैं। क्योंकि इसकी जो मुखिया होती है वो महिला होती है। मुझे याद है जब मैं बचपन में टॉफी मांगता था तो मेरी माँ अपने पल्लू में से निकालकर कुछ पैसे मुझे दे देती थी। आज वही माँ जब 1000 रुपए मिलेंगे तो अपने बच्चे के लिए गोली भी देगी, अपने बच्चे के लिए किताब भी खरीदेगी, अपनी सास के लिए साड़ी भी खरीदेगी, और जब ये पूरा का पूरा पैसा बाजार में जाएगा तो मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति भी होगी। तो ये जो सामाजिकता और आर्थिकता पे जब ये कसौटियों पर जब ये योजनाएं खरी उतरती हैं तो राजनीतिक आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर
विषय ये है कि इस तरह की योजनाओं के लिए दिमाग नहीं, इस तरह की योजनाओं के लिए दिल चाहिए, सामाजिक सरोकार चाहिए, संवेदनशील सोच चाहिए। और जब ये किसी दल में होती है तभी इस तरह की योजनाओं को हम जमीन पर लाते हैं और अनुपालन होता हुआ देखते हैं। चलिए, बड़ी बात है। सियासी दल से इतर दिल की बात यहाँ पर रख रहे हैं आशीष अग्रवाल जी, अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। जाते जाते बहुत संक्षिप्त में, जिस शहर में और जिस मालवा में आप फिलहाल दौरा कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये ताई और भाई का शहर है। इस शहर में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें निर्णायक भूमिका होती है, तो ताई भी हैं, भाई भी हैं, बाबा भी हैं, भाभी भी हैं, साईं भी हैं। ये तमाम जो लोग हैं, कैसे तालमेल बिठाएगी आपकी पार्टी? क्योंकि अभी तक हमने सुना था कांग्रेस में एक अनार और कई बीमार हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में भी एक सीट पर कई दावेदार हैं। इस चुनौती को कैसे पार करेंगे? देखिए, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी ना थी, ना है और ना रहेगी जी। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं का दल है, जहां पर हम निरंतर कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर समाज, फिर दल और उसके बाद व्यक्ति। तो जब अंतिम श्रेणी में, प्राथमिकता में जब स्वयं को खड़ा किया गया हो तो उसके अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी मातृ संस्था में भी व्यक्ति पूजन नहीं, ध्वज पूजन होता है। तो ये संस्कार लेकर हम पले बड़े हैं। ऐसे में व्यक्तिवाद नहीं, राष्ट्रवाद और विकासवाद की लड़ाई लड़ने वाले हम दल हैं, और उसमें जिस कार्यकर्ता को जो काम मिलता है उसको सहर्ष स्वीकारा भी जाता है और उसको जमीन पे उतारा भी जाता है। चलिए, आखिर में जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश होगा बीजेपी के स्टेट मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी का, और एमपी न्यूज के दर्शकों के माध्यम से आपको कौन सी बात है जो कि इस चुनावी मौसम में जो है जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश अब चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, और ऐसे में आने वाले 5 साल जो 2023 के बाद होंगे वो मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मध्य प्रदेश जिस आर्थिक प्रगति के सोपान पर है, मध्य प्रदेश की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि से लेके लाडली बहना तक हो, संबल योजना हो, इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अगर कोई एक सरकार है जो काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 महीने का दंश इस मध्य प्रदेश की जनता ने झेला था, जब सारी योजनाएं बंद करके भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का बोलबाला था। तो मध्य प्रदेश की जनता को सचेत रहना चाहिए, और डबल इंजन वाली सरकार जो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की योजनाएं हैं उनको बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर पाए, और जिसकी साफ स्वच्छ छवि हो, ईमानदार नियत हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल सरकार को मध्य प्रदेश की जनता विजयी बनाएगी। यही आशा और अनुरोध के साथ मुझे लगता है कि 51% वोट शेयर इस बार हमें हासिल होंगे। चलिए, उनकी बातों में ठहराव है, गहराई है, और व्यक्तित्व में सियासी सूझबूझ कूट कूट कर भरी हुई है। शायद यही वजह है कि आशीष अग्रवाल जी का चयन न केवल भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया विंग के प्रभारी के तौर पर किया है, बल्कि भविष्य के आईने में ऐसे युवा चेहरों को आगे लाकर एक बड़ा संदेश भी जो है मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के समक्ष रखा है। देखना होगा कि चुनाव की इस इम्तिहान वाली घड़ी में भारतीय जनता पार्टी को कितने नंबर मिल पाते हैं, और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आने वाले कल में जनता जनार्दन कैसे अपनी आहुतियां देती है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।